चलिए, हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे मेंस में हिस्ट्री में, और वह सेक्शन आपका था मौर्यकालीन कला। और हम लोग मौर्य कला में पिछले क्लास में पूरा पढ़े कि मौर्य कला पर किस प्रकार विदेशी प्रभाव रहे और मौर्य कला पर किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है, तो पूरा पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है मौर्यकालीन मूर्ति कला। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, नीचे हेडिंग दे मौर्यकालीन मूर्ति कला, मौर्यकालीन मूर्ति कला, मौर्यकालीन मूर्ति कला। चलिए, बढ़िया से खुद ध्यान दीजिए तो आपकी बातें क्लियर होगी। देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मौर्य काल में जो मूर्तियां मिली कहां कहां से मिला है और उन मूर्तियों में क्या क्या विशेषताएं हैं एक कलाकार के रूप में आपको इसमें देखना है। तो पहला नंबर हम लोग देखें कि आपको याद होगा कि मौर्य काल में स्तंभ मिले थे और इस स्तंभ के ऊपर भी मूर्तियां बनाई गई थी। तो पहला नंबर हम लोग इसमें क्या देखेंगे, स्तंभ मूर्ति कला। स्तंभ मूर्ति कला का मतलब क्या है कि एज ए कलाकार बनकर सोचेंगे कि इस स्तंभ पर किन किन चीजों की मूर्तियां मिली, कैसी मूर्ति मिली है, क्या उसकी विशेषताएं रही है, ये पूरा हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर फिर हम लोग इसी में चलेंगे स्तूप मूर्ति कला। और स्तूप मूर्ति कला का मतलब क्या हुआ, स्तूप में किस प्रकार की मूर्ति है और उसकी क्या डिजाइनिंग है, क्या विशेषताएं हैं। अगला नंबर हम लोग देखेंगे मेन रूप से लोक कला की मूर्ति कला, लोक कला में मूर्ति कला। और लोक कला में मूर्ति कला को हम लोग तीन भागों में देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे यक्ष की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति। और तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, तो मृण मूर्ति। देखो ये क्या है, पहले बढ़िया से समझो। क्वेश्चन जब आगे धीरे धीरे सिलेबस गहराई में जाएगा तो करेगा क्या, क्वेश्चन क्वेश्चन दे देगा मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशेषता लिखो, तो केवल विशेषता लिखना है। इतने सब की मूर्तियों की विशेषता लिखोगे तो आंसर हो जाए। आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें क्या करेगा, मौर्य मूर्ति कला अभी पढ़ रहे हो, आगे किसी लेसन में पाल मूर्ति कला पढ़ाएगा और हाइब्रिड क्वेश्चन दे देगा कि मौर्य मूर्ति कला और पाल मूर्ति कला में दोनों में अंतर स्पष्ट करो। अब जो लड़के बारीकी ढंग से इसको पढ़ रहे हैं, बारीक ढंग से इसको पढ़ेंगे तब अंतर स्पष्ट आप आराम से कर पाओगे, तो अंतर तुमसे नहीं लिखा है। तो अब अभी हम लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे हम कहें कि आपके घर के मूर्ति कला के बारे में बताइए, तो हम कहेंगे आपके घर में कहाँ कहाँ मूर्ति है, तो कहेगा जी दीवार पर टंगा हुआ है, कुछ कुछ फोटो एल्बम में भी है सर, तो सब अलग अलग डिजाइन वाला रहेगा। उसी तरह से मौर्य काल में हम लोग कहेंगे कि कहाँ कहाँ है जी, तो कहेगा कि जी दो डिजाइन का है, एक लोक कला जो पब्लिकली है और एक राजा के द्वारा जो मुख्य रूप से चल रहा है। जैसे आजकल हम लोग मूर्ति कहाँ कहाँ देखते हैं, लक्ष्मी जी सरस्वती जी सब बनते हैं तो सरकार बनाते हैं कि पब्लिक, तो उसको लोक कला कहते हैं। तो जैसे आजकल देवी देवताओं की मूर्ति में चेंज हो गया, सरस्वती जी है, लक्ष्मी जी है, उस समय यक्ष जी थे और यक्षिणी जी थे, ये लोग देवी देवता है, यक्ष और यक्षिणी उस समय के देवी देवता है। तो कैसा उस समय के देवी देवता थे हम लोग उसको भी देखेंगे, किस तरह से मूर्ति बनाए जाते थे। उस समय मृण मूर्ति जैसे आज है उसी तरह से उस समय भी थे। मृण मूर्ति माने मिट्टी के मूर्ति, हम लोग देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए खिलौना बनते हैं, तो खिलौना उस समय भी बनते थे। और यहाँ हम लोग को यही देखना है स्तंभ मूर्ति कला का मतलब स्तंभ पर मूर्ति कैसा है, स्तूप में मूर्ति कैसा है। तो हम लोग पहले इसको लिख करके नीचे हेडिंग दे देंगे स्तंभ मूर्ति कला। नीचे सब लिख दीजिए, उसके बाद नीचे हेडिंग दे दीजिए स्तंभ मूर्ति कला। पहले डैश देके समझ लिखो कितना हम लोग पढ़ेंगे और तब नीचे डैश देके हेडिंग कर दें। चलिए बना दिया सब कोई, नीचे हेडिंग दे दीजिए स्तंभ मूर्ति कला, स्तंभ मूर्ति कला। स्तंभ मूर्ति कला। चलिए खूब बढ़िया से समझिए, ध्यान दीजिए। स्तंभ मूर्ति कला में देखो दो बात है। अब एक तो है कि क्वेश्चन किस तरह का है, हो सकता है कई बार केवल इसी पर प्रश्न दे। क्वेश्चन आजकल क्या है ना, दो बिट में दे दिया, क्वेश्चन दे देगा कि मौर्यकालीन स्तंभ मूर्ति कला का उल्लेख करिए, या हो सकता है केवल इसकी विशेषताएं दे। तो विशेषताएं देगा तो हम लोग केवल विशेषता लिखेंगे। तो पहले तो यह समझना है कि स्तंभ के ऊपर जो मूर्ति है, इस मूर्ति के बारे में हम लोग कह रहे हैं स्तंभ मूर्ति कला। तो ये कहां कहां से मिला है, पहले कुछ एग्जाम्पल हम लोग को समझना। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहां मिला, सारनाथ। सारनाथ में क्या मिला है, तो इसमें हम लोग देखें कि मुख्य रूप से इसमें ऊपर में शेर है। कितने शेर हैं, चार शेर हैं और चार दिशाओं में मुख किए बैठे हैं। इसके बाद नीचे में क्या है, चक्र है और नीचे कुछ जानवर भी हैं। कौन जानवर, हाथी है, घोड़ा है, बैल है। देखो सबसे पहले तो तुमको ये जानना है, प्रारंभिक चरण का ईंटा गिट्टी होगी, तब फिर इसकी विशेषता एक एक करके सोचेगा, हाथी कैसा है, घोड़ा कैसा है, बैल कैसा है, शेर कैसा है। शेर गर्दन में बाल है कि बिना बाल वाला है, आंख छोटा है कि बड़ा है, नाक एकदम ताने हुए है कि सीधा है, चेहरा गुरना रहा है कि हंस रहा है। तो बहुत तरह की बात देखना होगी तुमको, जो है एज ए कलाकार, कला ना है जी, चार शेर है इंपॉर्टेंट नहीं है, शेर क्या कह रहा है, कैसा देखने में लग रहा है, कलाकार किस तरह के भाव में बनाया है, ये चीज तुमको मेन पकड़ना है। तो वो तो विशेषता पार्ट में आएगा। पहले तो हम लोग देखिए सारनाथ में इतना आगे।
दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यह है रामपुरवा। रामपुरवा में एक स्तंभ है, उस पर मेन मिला है बैल, और ये बैल अब आपको बताना है खड़ा मुद्रा में है कि बैठा हुआ मुद्रा में है, कैसा है जी? तो अभी हम बैल दिखाएंगे रामपुरवा वाला भी, उसको देखना बैल किस रूप में है, उसकी फिर विशेषता समझना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक जगह है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़, अब बताओ पूरे लिखोगे और इसका नाम नहीं दोगे तो समझो अधूरा। और एक इंपॉर्टेंट है कि दोनों बिहार है, रामपुरवा मतलब पूर्वी चंपारण और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण। लौरिया नंदनगढ़ में मेन इसमें क्या है, ऊपर शेर है और मोर के भी चित्र, पक्षी में मोर के भी चित्र है। तो देखिए स्तंभ मूर्ति कला में हम लोग देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता है कि इसमें किस चीज की मूर्ति, पशु की मूर्ति है, पक्षी की मूर्ति है, और कई प्रतीक हैं। जैसे हम लोग देखिए चक्र है, तो एक सिंबलिक प्रतीक है, हो सकता है हम लोग इस प्रतीक को मान के चले कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक, तो एक सिंबल हो। अब आपको समझना है कि इसमें स्तंभ मूर्ति कला की सीमाएं, क्या इसमें आदमी का चित्र है? नहीं, किसी व्यक्ति का कोई चित्र नहीं मिला। ये बताओ जितने भी चित्र हैं ये सभी चित्र धातु के हैं कि पत्थर? तो सभी पत्थर के हैं, इसकी सीमाएं धातु के कोई भी मूर्ति नहीं मिला। देखो लिमिटेशंस भी ध्यान रखोगे, कई बार प्रश्न आलोचनात्मक व्याख्या करने आए तो उसमें सीमाएं लिखना होगा कि हाँ ये चीज नहीं, तो मानव की मूर्ति नहीं है, धातु की मूर्ति नहीं है, सब लिमिटेशंस है। पत्थर कैसा है, जोड़ करके कि एक ही पत्थर तो एकाश, कौन सा पत्थर है? लाल बलुआ पत्थर। ध्यान दीजिए, सब पत्थर का नाम भी ध्यान रखना है, ये सब इसकी विशेषताएं होगी। और क्या विशेषता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी कलाकार चित्रकार मूर्ति बनाए, चित्र बनाए, दो बात देखना होता है, क्या यह चित्र अनुपातिक है? अनुपातिक समझते हो आप लोग? अनुपातिक का मतलब सही अनुपात में उसका गर्दन नाक भाव आंख है कि नहीं। तो तुमको हम कहे कि एक आदमी का चित्र बना, और तुम क्या किया, आदमी के चित्र में लिया कलम और ऐसे बना दिया, ये क्या अनुपातिक चित्र लग रहा है तुमको? कौन ऐसा आदमी होगा जी कितना बड़ा मुंडी और इतना गर्दन, काम खत्म हो जाए? चित्र तो कोई भी बन सकता है, लेकिन अनुपातिक का मतलब है कि अनुपात में बना है कि नहीं बना है। और तभी अब बताओ कोई व्यक्ति चित्र बनाया, बहुत बढ़िया चित्र आपने बनाया, अब बताओ ये चित्र में आपने देखा कि सब सही है, लेकिन ये बताओ क्या अनुपातिक है? कहोगे कि आंख अनुपातिक नहीं, जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा मुंह तो कौन होगा कि इतना बड़ा आंख हो गया, तो एलियन प्राणी होगा। तो यही चीज तुमको देखना, देखो एज ए कलाकार ध्यान देना है, यानी कि चार को शेर मिला, दक्षिण पूर्व मुंह किया, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि कैसा है चित्र। देख के क्या लग रहा है कि एकदम सजीव जैसा है कि निर्जीव जैसा है? तो सजीव जैसा रहेगा तो लिखना है सजीवता, कोई जरूरी नहीं सब में सजीव नहीं रहेगा, यानी कि एक बार कौवा उड़ तो भैंस उड़ करते हैं। कई ऐसे चित्र रहेंगे जहां सजीवता नहीं है, वहां केवल संकेत के रूप में बना दिया गया है, तुम समझ। जैसे तुमको मधुबनी चित्रकला समझाएंगे, मधुबनी चित्रकला में कोई सजीवता नाम का कोई चीज नहीं है, उसमें अब चित्र केवल सिंबॉलिक है, संकेतिक है, आप अपना समझ लो। बाकी ये नहीं है कि कोई एकदम लग रहा है कि अब बोल दिया कि कब बोल दिया, सजीवता मैंने एकदम लगा बोलने वाला, सजीव है। दूसरी बात, इसमें जितने भी मूर्ति आप देख रहे हो, बैल हो, घोड़ा हो, हाथी हो, शेर हो, सब में एक विशेषता है चमकदार पॉलिश। ये देखो इसकी विशेषता है चमक, जो चमकदार का मतलब क्या हुआ, पूरे एक चमक मूर्ति में नहीं है, चमक का एक अलग से लेप उस जमाने में था जो बाद में लुप्त हो, और वो चमक का जो लेप है, लेप को हम लोग क्या कहते हैं, ओप। तो चमक के लिए एक ओप चढ़ाया हुआ है, एक अलग से लेयर चढ़ाया हुआ है, जिससे उसमें चमक आ गया। अब इसी में शेर के बारे में, हाथी घोड़ा के बारे में, इस सब के बारे में एक एक करके चलेंगे कि शेर के गर्दन में बाल कैसा बना, आंख कैसा है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, तो ये सब हम लोग देखेंगे भी और लिखेंगे भी, तब स्टेप आते चला जाएगा। तो पहले तो ये बताओ स्तंभ मूर्ति कला में कहां कहां का नाम लिखा गया, तो नाम क्लियर है सबका? नीचे डैश तक लिख दीजिए, स्तंभ मूर्ति कला नीचे डैश तक लिख दीजिए। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, बोलो सारनाथ स्तंभ पर क्या है? चार शेर, चार शेर, बोलो और क्या है? कॉमा देकर लिख दीजिए, चक्र, और बोलिए हाथी, बोलिए और घोड़ा, बैल, हाथी घोड़ा बैल। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए, बोलिए और कौन हो गया नीचे? रामपुरवा, रामपुरवा, रामपुरवा में क्या मिला? पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण पीटी के लिए, ठीक है ना, तो पूर्वी पश्चिम के फेर में ज्यादा नहीं रहना। बोलो रामपुरवा में क्या मिला, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बैल, तो लिख दीजिए रामपुरवा बैल। चलिए नीचे लिख दीजिए लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ लिख दीजिए, शेर, और कौन हो गया? मोर, शेर और मोर लिखा गया सबसे। चलिए अब मेन सिस्टम पे आ जाइए, नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब स्तंभ मूर्ति कला की विशेषताएं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया। स्तंभ मूर्ति कला की विशेषताएं, ये आपका एक रॉ मटेरियल है कि लिखने में इन चीजों का नाम लिखना था, मेन विशेषताएं का पार्ट होगा। स्तंभ मूर्ति कला की विशेषताएं, विशेषताएं। चलिए पहले एक एक करके हम लोग देख ले जरा ध्यान से। स्तंभ मूर्ति कला के बारे में जरा देखो, बढ़िया से देखो इस शेर को पहले ठीक से, ये शेर क्या लग रहा है, चमकदार पॉलिश के साथ है कि नहीं? चमकदार पॉलिश है। बढ़िया से देखिए इस शेर के गर्दन पे बाल को काफी बारीक ढंग से उकेरित किया गया है कि नहीं? दो चीज है, अगर पत्थर से ही बनाए तो उसको हम लोग उकेरन कहते हैं। अब कलाकार कितना ध्यान दिया है कि बाल को एकदम बारीक ढंग से उकेरित किया है। बारीक का मतलब उसने चाहा कि बेगारी ना हो, एकदम लगे कि पूरा घना बाल, तो शेर के गर्दन पर घना बाल बारीक ढंग से उकेरित किया हुआ, कलाकार बनकर सोचना। आंख कैसा है? बड़ी बड़ी आंखें, भाव कैसा है? तना हुआ, एकदम लग रहा है कि एकदम फॉर्म है, दिख रहा है ना? आंखें बड़ी है और भाव कैसा है? तना हुआ, भाव तना हुआ। मुख देखो, मुख
लग रहा है क्या कि मार देगा? तो आपको कहना है कि इसके मुख जो देख रहे हैं, उसके क्रूर और प्रचंड प्रवृत्ति के विरुद्ध अहिंसात्मक भाव लिए हुए हैं। थोड़ा और मिला देना। चेहरा देख के लग रहा है कि ऐसा शेर है जो हिंसा नहीं करेगा, हँस रहा है, अहिंसात्मक भाव है। एकदम इसका प्रवृत्ति है क्रूर और प्रचंड, लेकिन चेहरा है उसके विपरीत अहिंसात्मक भाव लिए। तो अब बताओ क्या इस पर आपको नहीं लिखा जाएगा? थोड़ा नीचे फिर देखो, ध्यान देना, लिखना यही है, यही जो दिख रहा है ये बैल है, ये हाथी है। हाथी बैल मत देखो, पहले ही देखो ठीक से, ये हाथी और बैल स्थिर अवस्था में लग रहा है, ये लग रहा है चल रहा है, चलायमान है। देखो ये सब तुमको नहीं लिखना है, तब जांचने वाला कहेगा कि स्तंभ मूर्ति को इस बड़ा ध्यान से देख। स्तंभ मूर्ति की विशेषताएं है कि मूर्ति जो बनाए गए हैं ये सब चलायमान चित्र। उस जमाने में सोचो कि लग रहा है कि चल रहा है, तो चित्र सजीवता के साथ, सजीव नहीं रहेगा तो थोड़ा ऐसा रहेगा, सजीवता के साथ है। ऊपर चारों दिशाएं में मुख किए हुए ऐसा शेर का निर्माण किया गया है कि सामने से 3 ही शेर एक बार में दिखते हैं। ये भी देखो एक एंगल 4 शेर है, लेकिन तुमको कितना दिख रहा है? 3 क्यों? एक उधर है, तो उधर जाके देखेंगे तब ये गायब हो जाएगा, फिर 3। मतलब एक कलाकार की एक विशेषता है, उसने इस मॉडल पर बनाया है कि एक बार में हमको 3 ही शेर दिखे, बाकी पूरे परिक्रमा करोगे तो 4 शेर, और चारों शेर का पीठ आपस में सटा हुआ है। ध्यान दो, पीठ सटा हुआ है और ये चारों दिशा में मुख किए हुए इस शेर। अब इसी में ध्यान दीजिए, कुछ-कुछ चित्र और देखना है, जैसे तुम्हारा ध्यान दें, अभी हम लोग देखें इसमें, ये तो आपका जस्ट वही है। हाँ, इसमें चलायमान अवस्था घोड़ा वाला अच्छा से दिखाई दे रहा हो। घोड़ा दिखाई दे रहा है? लग रहा है कि घोड़ा स्थिर है, एकदम दौड़ रहा है, तो उसी को लिखना है चलायमान। चलायमान माने एकदम चलन। कलाकार इतना बढ़िया चित्रकारी किया है, लग रहा है कि एकदम चलायमान चित्र है, चल रहा है। तो चलिए ये सभी अभी-अभी और कुछ विशेषताएं आपको दिखाएंगे। चित्र देखने से परमानेंट याद रहे। हाँ, जैसे आएगा शेर कहोगे देखे, हाथी घोड़ा कहोगे हाँ, पैर भी हमारा एकदम दिमाग में है, तब फिर आपके लिए स्थिर एकदम हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अब जल्दी से ये बताइए, इसमें हम लोग चल रहे हैं मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं। तो पहली विशेषता हम लोग देखें कि स्तंभ मूर्ति कला में पशु, पक्षी के मूर्ति मिले हैं और प्रतीकों के मूर्ति मिले। अगला नंबर कैसा है? एकास्म पत्थर है और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। मूर्ति को कलाकार कैसे बनाया है? एकदम समानुपातिक ढंग से। समानुपातिक का मतलब तुमको ऐसा लगा कि उसके अंगों में संतुलन नहीं है, तो संतुलित अंग है, जितना बड़ा आंख होना चाहिए उतना ही अनुसार से नाक है, उतना ही बड़ा सब चीज है, अनुपातिक है। और कैसा है? सजीवता के साथ, एकदम लग रहा है सजीव है, अब बोल दिया। और चमकदार पॉलिश की क्या है? ओप है। थोड़ा हम लोग शेर के बारे में बोल देंगे, हाथी घोड़ा पर बोल देंगे, हो गया। ये सब स्तंभ मूर्ति कला की विशेषताएं हो जाएगी। बोलिए क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट, नीचे लिखे विशेषताएं, नीचे डैश करके लिखे। स्तंभ मूर्ति कला में, स्तंभ मूर्ति कला में, स्तंभ मूर्ति कला में देखो ये भी एक शेर है, ये भी एक शेर है, लेकिन इस शेर कहाँ का? लौरिया नंदनगढ़ वाला है। और लौरिया नंदनगढ़ नाम पर्टिकुलर देना होगा, जो अभी तुम शेर देख रहा था वो सारनाथ वाला, और ये जो देख रहा है लौरिया नंदनगढ़ का शेर। तो इस शेर को कैसे बनाया गया है? चौकन्ना अवस्था में। आदमी कैसे रहता है? एकदम चौकन्ना, गाओ तुमको सही करते हैं। पिछला शेर देखो दूसरे तरह का, इसमें तुमको देना है कि 2 पैरों पर बैठा हुआ, 2 पैरों पर खड़ा, ये स्टैंडिंग मोड है, और कान एकदम खड़ा। इसमें कान दिखाओगे कि एकदम चौकन्ना मुद्रा दर्शा रहा है कि ये शेर ऊपर बैठ के चौकन्ना अवस्था में है, और इस अवस्था को कलाकार ने बहुत बारीक ढंग से जो इसको निर्मित किया है वो एक काबिल तारीफ है। कुछ बड़ा कलाकार का फॉर्म में रखना, तुमको एज ए न्यूट्रल बन के इस कला के बारे में लिखना। तो तुम लिख सकते हो कि कलाकार प्रशंसा के पात्र थे। भले तुम्हारे मुख से किसी के लिए प्रशंसा नहीं निकलता, तुम डेली 5 को बड़ाई करना सीखो, बस अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ। लेकिन तुम लोग शिकायत 5 को पक्का कर लेगा, बड़ाई किसी का नहीं। तो तुमको एक कलाकार इस सबका प्रशंसा करना है, तो ये चित्र इसलिए दिखा दिए। ये शेर कहाँ का है? लौरिया नंदनगढ़ का है। तो चलिए नीचे पहले लिखते जाए फटाफट, नीचे लिखे स्तंभ मूर्ति कला में, लिख दीजिए पशु, पशु पक्षी के चित्र, पशु पक्षी के चित्र, चित्र में मूर्ति कर दो, चित्र और मूर्ति में अंतर है। पशु पक्षी के मूर्ति तथा तथा विभिन्न संकेतों के, तथा विभिन्न संकेतों के निर्माण किए गए हैं, संकेतों के निर्माण किए गए हैं। नीचे डैश करके लिख दीजिए, डैश करके लिखें। स्तंभ मूर्ति कला में, स्तंभ मूर्ति कला में पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति निर्मित किए गए, पत्थर की मूर्ति निर्मित किए गए, जिसमें एकास्म पत्थर, जिसमें एकास्म पत्थर, एकास्म का मतलब एक ही पत्थर, एकास्म पत्थर उसकी विशेषता रही, एकास्म पत्थर उसकी विशेषता रही, उसकी विशेषता रही। और इसमें लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग किए गए, और इसमें लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग किए गए, लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग किए गए। नीचे डैश करके लिखिए मूर्ति को, मूर्ति के विभिन्न अंगों को कर दो, मूर्ति के विभिन्न अंगों को, मूर्ति के विभिन्न अंगों को आनुपातिक रूप में उकेरित किया गया, आनुपातिक रूप में उकेरित किया गया, आनुपातिक रूप में उकेरित किया गया, उकेरित किया गया, तथा तथा इन मूर्तियों को काफी सजीवता के साथ प्रदर्शित किया गया, इन मूर्तियों को काफी सजीवता के साथ चित्रित किया गया या निर्मित किया गया। एक ही बात है, काफी सजीवता के साथ निर्मित किया गया। नीचे डैश देखिए, इन मूर्तियों में, इन मूर्तियों में चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया, चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया, चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया।
नीचे डैश करके लिख दीजिए, डैश करके। सारनाथ में, सारनाथ में चार दिशाओं में, चार दिशाओं में मुख किए चार शेर बैठे हैं, चार शेर की मूर्ति मिली है। सारनाथ में चार दिशाओं में मुख किए चार शेर की मूर्ति मिली है, चार शेर की मूर्ति मिली है, चार शेर की मूर्ति मिली है। इसे कलात्मक रूप में, इसे कलात्मक रूप में काफी बारीक ढंग से बनाया गया है, काफी बारीक ढंग से बनाया गया है, कलात्मक रूप से काफी बारीक ढंग से बनाया गया है। शेर के गर्दन पर, शेर के गर्दन पर घने बाल, घने बाल को काफी सूक्ष्म तरीके से उकेरित किया गया है, घने बाल को काफी सूक्ष्म तरीके से उकेरित किया गया है, सूक्ष्म तरीके से उकेरित किया गया है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, तने हुए भाव, बड़ी बड़ी आंखें, तने हुए भाव, तने हुए भाव। उसके क्रूर और तने हुए भाव, उसके क्रूर और प्रचंड प्रवृत्ति के विरुद्ध, उसके क्रूर और प्रचंड प्रवृत्ति के विरुद्ध, क्रूर और प्रचंड प्रवृत्ति के विरुद्ध उसके मुख पर, उसके मुख पर अहिंसात्मक भाव लिए है, उसके मुख पर अहिंसात्मक भाव लिए है। चलिए नीचे डैश करके बताओ, सारनाथ का शेर पर नहीं बढ़िया से लिख सकते हो, कैसा शेर है, सब चीज हम लोग एक एक करके बारीक ढंग से उसको लिखिए। नीचे डैश करके लिख दीजिए, नीचे डैश देखो, लिखिए सारनाथ में, सारनाथ में शेर के नीचे, शेर के नीचे हाथी घोड़ा और बैल को, हाथी घोड़ा और बैल के चित्र को या मूर्ति को, हाथी घोड़ा और बैल की मूर्ति को, बैल की मूर्ति को जिस प्रकार चलायमान अवस्था में निर्मित किया गया है, जिस प्रकार चलायमान अवस्था में निर्मित किया गया है, जिस प्रकार चलायमान अवस्था में निर्मित किया गया है, चलायमान अवस्था में निर्मित किया गया है, वह प्रशंसनीय है, वह प्रशंसनीय है। तो देखो कलाकार हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई उस जमाने में इतना सोच रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है और उसको बना दे रहा है, हाथी दौड़ेगा एकदम फॉर्म में बना दे रहा है, तो ये प्रशंसनीय कार्य है, इतना अच्छा कला देखने को नहीं मिलता। अब हम लोग चलेंगे सारनाथ पर, तो सारनाथ के बाद, सारनाथ हो गया, हम लोग चलेंगे मेन शेर। अभी देखिए कहाँ, लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया नंदनगढ़ में हम लोग देखें कि शेर कैसा है, दो पैर पर बैठा हुआ और दो पैर पर खड़ा, और उसके कान कैसे हैं, खड़ा, उसके चौकन्ने अवस्था को चित्रकार ने, कलाकार ने उसको बनाया। फिर हम लोग देखें कि वहीं पर मोर का जो चित्र है उसे भी बहुत सजीवता के साथ उकेरित किया गया है। इसके बाद हम लोग देखें कि रामपुरवा में आपको याद है कि एक नटुआ बैल है और बैल भी खड़ा अवस्था में और एकदम सजीवता के साथ बैल को भी चित्रित किया गया है। तो इन चीजों को हम नोट करेंगे। नीचे डैश करके नेक्स्ट पॉइंट करें, नीचे डैश करके लिख दीजिए लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर, स्तंभ पर, स्तंभ पर दो पैर पर बैठा, दो पैर पर बैठा और दो पैर पर खड़ा, दो पैर पर खड़ा चौकन्ने अवस्था में, चौकन्ने अवस्था में, चौकन्ने अवस्था में, चौकन्ने अवस्था में कलाकार के द्वारा, कलाकार के द्वारा शेर के चित्र को, शेर के चित्र को काफी सजीवता के साथ, काफी सजीवता के साथ उकेरित किया गया है, उकेरित किया गया है। वहां मोर के चित्र भी, वहां मोर के चित्र भी काफी बारीक ढंग से बनाए गए थे, प्राप्त हुआ है। वहां मोर के चित्र भी प्राप्त हुए हैं जिसे काफी बारीक ढंग से बनाए गए थे, वहां मोर के चित्र भी प्राप्त हुए हैं जो काफी बारीक ढंग से बनाए गए थे, काफी बारीक ढंग से बनाए गए थे। कलाकारों ने, कलाकारों ने, अब बताओ मोर के चित्र मिला है तो मोर पर का लाइन और कर लो कुछ, कलाकार क्या करेगा मोर का, तो कुछ नहीं करना, कलाकारों ने मोर के चोंच, गर्दन, पीठ, पैर को अनुपातिक रूप में बड़ा अच्छे ढंग से बनाया था और उसके पंखों को भी बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाया। तो अरे पक्षी मिला तो क्या होगा, उसका चोंच और गर्दन ही सजना होगा। अब बढ़िया चित्र है, मतलब क्या है, ये अनुपातिक है। तुमको लगे कि और थोड़ा सा फॉर्म मिला देते, सभी नहीं लिख करके दूसरा रूप में भी जा सकता है। मोर का जो मूर्ति मिला उसमें उसके गर्दन, उसके चोंच, उसके पीठ और पैर का जिस प्रकार अनुपात रखा गया था, उससे ज्ञात होता है कि उस समय के कलाकारों को पक्षी विज्ञान की भी एक अच्छी जानकारी थी। उसको फॉर्म मिला दी,
तुमको पक्षी विज्ञान की जानकारी नहीं रहेगा तो कैसे जानोगे कितना बड़ा पिच बनाएंगे तो चोंच कितना बड़ा होगा। इसके लिए एक अनुपात होगा कि भाई इतना है तो पैर इतना है, चोंच इतना है, और जानेगा तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तुमको लाख हम सिखा देंगे कैसे मोर बनता है, लेकिन तुम जब बनाओगे तो मालूम चलेगा कि पीठ बड़ा हो गया तो पैर छोटा हो गया। एक अनुपात रहेगा कि इस रेशियो में है तभी हो सकता है। तो तुम जिस रूप में कलाकार को फॉर्मूला उड़ा देना है। और तब ये देखो रामपुरवा का नटुआ बैल है, बिहार से मिला, कितना सुंदर बैल है कि इसको लेकर राष्ट्रपति भवन में लगा दिया गया। और ये बैल को देख करके आपको कहना है कि रामपुरवा का जो नटुआ बैल मिला है उसे देखकर हड़प्पा सभ्यता के कुबर वाले सांड की याद आती, उससे कई समानताएं प्रतीत होती। यहाँ से हड़प्पा तुम जब देख रहा तो हो गया खड़ा अवस्था में, सेम इसी प्रकार का कुबर वाला सांड मिला कहाँ, हड़प्पा में। हड़प्पा के कभी भी आएगा तो रामपुरवा के नटुआ बैल का जरूर लिखना हो। बोलो बात क्लियर है सबका, लिख दीजिए फटाफट। नटुआ बैल कहते हैं कि जिसमें स्थिति थोड़ा नाटा पे है, देख रहा पैर है लेकिन थोड़ा सा नाटा है ना। और बाकी इसमें मेन चीज मोर, इसमें मोर नहीं है, रामपुरवा में थोड़ा मोर मिला है। मोर कहाँ है, लौरिया नंदनगढ़ में। तो मोर भी चला गया दिल्ली, नंदनगढ़ में लौरिया नंदनगढ़ को बिहार घूमने जाएगा तो केवल ऊपर शेर मिलेगा। बाकी मोर वाला जो था ना वो मोर का पार्ट दिल्ली चला गया, राष्ट्रपति भवन में लगा। रामपुरवा में जाएगा तो नटुआ बैल भेंट नहीं होगा, चला गया कवर करके सीधे दिल्ली राष्ट्रपति भवन में लगा। अब तुम जाएगा रामपुरवा कहेगा बैल जी नहीं देख रहा है, मेरा घर वहीं है, तो मिला बैल, बैल राष्ट्रपति भवन में, उसको देख लो यही था बस ना। रामपुरवा के कोई लड़का खोजेगा कि बैल सर कहाँ है, सर आए थे रामपुरवा से हैं तो नहीं मिलेगा क्योंकि बैल वहां नहीं है, ठीक है ना। हाँ चित्रलेखन नहीं समझे, मिला खूब सुंदर है, तो जिसको पसंद आया बीच के राजा वहां चला गया। अब जब चला गया तो वहां राष्ट्रपति रहने लगे, फिर रहने लगे तो कंटिन्यू हो। इतना ही नहीं, फिरोज शाह तुगलक आपको याद होगा मेरठ घूमने गया तो उसको स्तंभ मिला, देखा बहुत सुंदर है, टांग के दिल्ली ले आया। टोपरा हरियाणा गया, टांग के दिल्ली ले आया। तो कोई अच्छा तुम्ही को कुछ मिले रास्ता में गिरा तो टांग के घर ले आया, नहीं ले आएगा तुम। कोई अच्छा कला चीज मिलेगा तो ले आओगे टांग के। तो उसी प्रकार से टंगा हुआ के शिफ्टिंग भी हुआ है, तो लिख दीजिए जल्दी। लेकिन शिफ्टिंग हुआ तो हम लोग जहां का था उसका चर्चा करें, शिफ्ट जहां हुआ उसको नहीं करें। तो लिख दीजिए, क्या पक्षी पर लिखना थोड़ा लिखो। कलाकारों ने जिस प्रकार मोर की मूर्ति का उकेरण किया है, जिस प्रकार मोर की मूर्ति का उकेरण किया है, उकेरण का मतलब पत्थर से खन करके निकालना, उकेरण किया है उससे, उकेरण किया है उससे उससे यह कहा जा सकता है, उससे यह कहा जा सकता है कि उन्हें पक्षी विज्ञान की गहरी जानकारी थी। थोड़ा बड़ाई कर दी, छोटी हटा दी। यह कहा जा सकता है कि उन्हें पक्षी विज्ञान की गहरी जानकारी थी, पक्षी विज्ञान की गहरी जानकारी थी। नीचे डैश करके लिख दीजिए रामपुरवा का नटुआ बैल, रामपुरवा का नटुआ बैल, नटुआ बैल को आजकल हम लोग बसा बैल कहते हैं। रामपुरवा का नटुआ बैल खड़े मुद्रे में उकेरित किया गया, खड़े मुद्रे में उकेरित किया गया। इस मूर्ति का हड़प्पा सभ्यता के कुबर वाले सांड से, हड़प्पा सभ्यता के कुबर वाले सांड से कुछ समानता दृष्टिगत होता है, कुबर वाले सांड से कुछ समानता दृष्टिगत होता है, कुछ समानता दृष्टिगत होता है। अब समझो तब बातें क्लियर होगी कि अभी जितना हम लिखाए हैं ये केवल अभी एक स्टेप खोले हैं, स्तंभ मूर्ति कला, तब इतना चला। फिर हम लोग स्तंभ के बाद फिर द्वार खोलेंगे किसका, तो पूरा स्तूप मूर्ति कला, तब लोक मूर्ति कला, उसमें यक्ष पर 6-7-8 लाइन होगा, यक्षिणी चलेंगे तो भरपेट यक्षिणी पर 10-12 लाइन होगा, और तब मृण मूर्ति पर कई लाइन होगा। उसके बाद परीक्षा में आएगा मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशेषता, तो सब पर लिखना है। तुमको 2 पन्ना नहीं लिखाएगा, आराम तो 4 लिखना नहीं है। लगेगा कि तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा कि ज्यादा लिख सकते हैं, तो किसको बैलेंस करना है किसको छोड़ना है उस सेकंड मेन स्टेप में है। अभी तुम्हारा देखो मौर्य कला का जो चल रहा है, देखो जब पढ़े रहता है तो हम ही पढ़ाए मौर्य कला, इसी क्लास में हुआ जो बच्चे पीटी पास है, तो मौर्य कला उन लोग का 2 घंटा में मौर्य कला, पाल कला, पटना कला सब खत्म हो, मधुबनी चित्रकला तक पढ़ा दी 2 घंटा में खत्म हो। लेकिन वो खत्म किसके लिए हुआ, जिसका पहले से पढ़ा हुआ, नहीं तो सब खत्म है, कुछ नहीं होगा। पढ़ा रहेगा तब ना होगा। तुम ही लोग को मौर्य कला चल रहा है, तो अभी और 5-4-5-6 दिन में मौर्य कला चलेगा, और तब मौर्य कला जितना खत्म होगा, जैसे एक कंटेंट खत्म होगा, तब तुमको आजादी देंगे कि 10-12 किताब के नाम बताएंगे जो मार्केट में है, वहां जाके देखे, उसमें कुछ नहीं करना, जो पढ़ा हुआ है थर्मामीटर भिड़ाएगा उसमें निकालना मौर्य कला, उलटना। तो तुमको अपने लगेगा कि इससे बहुत ज्यादा तो मेरा कॉपी में है, फ्री का भी मांगा छोड़ देगा, लगेगा कि हाँ ज्यादा इसमें कुछ सीख रहा है जो इससे भी ज्यादा है, तो तुम्हारे उठाने लायक हो, तो तुम्हारे अंदर जजमेंट करने की क्षमता आ जाएगी एक टॉपिक पढ़ने के बाद। अभी तो तुम्हारा खाली सुंदर कवर से जजमेंट करता है, देखने में अच्छा लग रहा है, मोटा भी बहुत है, उल्ला ले लेते हैं, तो उससे तुम्हारा कहीं की चीज नहीं हुआ। इसलिए अभी जिस स्टेप पे चल रहा है मार्केट में कोई ऐसा किताब नहीं होगा जो इतनी गहराई पर तुमको एक कला पर सब पर हम लोग उतना ही गहराई पड़े। तो फाउंडेशन बैच इसमें इतना भरपूर होगा कि तुम्हारे पास ईंटा गिट्टी सीमेंट बालू की दिक्कत नहीं हो। बाकी इमारत बनाने आ रहा है तो अपार्टमेंट बना के रख दो, बनानी नहीं आएगा तो सब ईंटा गिट्टी ऐसे नीचे नीचे खराब हो जाएगा। तो मेन तो पहले